नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को जयंती पर दी श्रद्धांजलि। केवड़िया से विपक्ष पर बोला हमला, कहा तुष्टीकरण की सोच आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। विपक्ष ने मोदी सरकार पर लगाया जासूसी का आरोप, एप्पल ने किया खारिज। फोन टैपिंग पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, कहा सरकार में अडानी नंबर 1, पीएम मोदी नंबर 2। शराब घोटाले में लग गया केजरीवाल का नंबर। 2 नवंबर को केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी। ईडी समन पर बौखलाई आम आदमी पार्टी। आतिशी ने किया दावा, कहा केजरीवाल की होगी गिरफ्तारी। शराब घोटाले में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन। आप विधायक कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर पर ईडी का छापा। भगवत मान की बड़ी मुश्किलें। मराठा आरक्षण को लेकर भड़की चिंगारी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन। तो वहीं मराठा कोटे पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में शिंदे सरकार। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के गुजरात दौरे की। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पीएम मोदी ने गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय एकता दिवस की परेड को देखा और केवड़िया से विपक्ष पर जोरदार हमला किया। पीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, तुष्टीकरण की राजनीति ही देश के विकास में बाधक है। तुष्टीकरण करने वाले लोगों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। आज पीएम मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। कितना इंपॉर्टेंट आज का ये दौरा रहा। देखिए कितने अच्छे तरीके से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने आज मिनी इंडिया, पूरा हिंदुस्तान वहां पे मौजूद था और प्रधानमंत्री मोदी एक भारत और श्रेष्ठ भारत, विपक्ष तो अलग की कहानी, आपने बहुत सारी चीजें बता दी। उन्होंने 2047 का एक टारगेट रखा कि किस तरीके से विकास के रास्ते पे चलना है। मुझे याद आ रहा है 2 दिन पहले मूर्ति साहब ने हिंदुस्तान के युवाओं से कहा कि कम से कम 70 घंटे काम करने की आवश्यकता है अगर देश को पूरी दुनिया में नंबर 1 लेके जाना है। तो जब आपके लीडर्स इस तरीके से युवाओं में भरोसा जताते हैं, उनको इनकरेज करते हैं और टारगेट बेस्ड देश की नीतियों को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन डेमोक्रेसी भी है तो विपक्षी पार्टियां भी है, तो विपक्ष के लोग होंगे तो उस पर हमला भी होगा। बड़ा सटीक मुद्दा उठाया है कि आप देखिए हिंदुस्तान का विपक्ष आज हमास के साथ खड़ा है। यह तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है। जिस दरिंदगी के साथ हमास ने इजराइल के अंदर अपने कुकृत्य को अंजाम दिया, उसके खिलाफ पूरी दुनिया, हर रैशनल व्यक्ति, बस ये टुकड़े टुकड़े गैंग जहां, ये वामपंथी जहां, ये इस्लामिस्ट जहां, जिहादी सोच वाले सिर्फ उनके साथ हैं। अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान के विपक्ष को इन आतंकवादियों के खिलाफ होना चाहिए तो वो उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और ये सिर्फ हमास की बात नहीं है। प्रधानमंत्री ने बहुत ही अच्छी बात कही कि हिंदुस्तान में भी कोई आतंकी, उसको सजा मिलती है तो रात के अंधेरे में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट पे लोग पहुंच जाते हैं कि किसी तरीके से इसे बचा लो। तो फर्क हिंदुस्तान की जनता देख रही है, कौन देश को आगे लेकर के जाना चाहता है और कौन देश को तबाह करना चाहता है। बिल्कुल। अगली खबर में बात एक बार फिर से उठे फोन टैपिंग और जासूसी के दावे की। चुनाव से पहले एक बार फिर से कई बड़े विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार पर फोन हैक करवाने का आरोप लगाया है। इन नेताओं ने कहा है कि उन्हें एप्पल की ओर से एक अलर्ट आया जिसमें कहा गया कि सरकार उनके फोन, ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। महुआ मोइत्रा, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, ओवैसी, शशि थरूर, राघव चड्ढा से लेकर कई बड़े विपक्ष के नेताओं ने स्क्रीनशॉट तक शेयर किया।
तो वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरा फोन ले जाओ, मैं दे देता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, हम लड़ते रहेंगे। साथ ही राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केवल एक आदमी को बचाने के लिए ये सारा का सारा खेल हो रहा है। तो दूसरी तरफ एप्पल ने भी बयान जारी कर कहा कि हम इस तरह की सूचना नहीं देते, हम राज्य प्रायोजित खतरे का अलर्ट नहीं देते। कंपनी ने अपने बयान में साफ कहा कि कई बार इस तरह के खतरों की जानकारी गलत भी हो सकती है। विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन एप्पल ने तो खारिज कर दिया। देखिए, कहावत है कि कौवा कान लेके चला गया, तो इंसान क्या करेगा? अपने कान को देखेगा कि भाई कौवे के पीछे भागेगा। ये विपक्ष कितना इमेच्योर निकला। 2 घंटे में सारी हवाई निकल गई। इसी तरीके से पेगासस को लेकर के इन्होंने बवाल किया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहां से मुंह काला करवा के आ गए, कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी से उस वक्त मांगा गया था फोन, क्यों नहीं दिया? और सबसे बड़ी चीज, आप इस बात को समझिए, किसी का भी फोन हैक होता है या कोई इस तरह से कोई जासूसी उसके ऊपर होता है, इसका कोई समर्थन नहीं करना चाहिए। यह प्राइवेसी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेजन है, इसको कंडेम करना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के फोन में आ जाता है, ये तमाम सब अरे गहरे नत्थु खड़े आज खड़े हो गए कि मेरे फोन में भी आया, मेरे फोन में भी आया। सारे लोग जो है अपने आप को नेशनली इंपॉर्टेंट पर्सन बताने में जुट गए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस तरह की घटना घटती है, क्या करना चाहिए? अपना फोन उठाओ, वो ईमेल उठाओ, पुलिस में जाकर के कंप्लेंट करो। भाई आप कहोगे कि भाई इधर उधर कहाँ करे, ठीक है भाई, केरल में कर लो, तुम्हारी सरकार है, बंगाल में कर लो, तुम्हारी सरकार है, बिहार में कर लो, तुम्हारी सरकार है, वहां की पुलिस जांच करेगी। तो ये करना नहीं है, क्योंकि 1 घंटे में मालूम चल गया सबको कि इस तरह के अलर्ट्स एप्पल यूज करने वाले जो ग्राहक हैं, वो 150 देशों में इस तरह का अलर्ट आया है, सबके पास ईमेल आया है 150 देशों में। और यह खबर दुनिया के किसी भी देश के अपोजिशन ने उठाया नहीं। ये आप ये देखिए कि हिंदुस्तान का विपक्ष कितना इमेच्योर, किस तरह से गर्त में गिरा हुआ है कि यहीं पे इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे लोग आ गए। मैं तो सबसे बड़ा जोक तो मैं सुन रहा हूँ उत्सव सेना वाली प्रियंका मैडम की, प्रियंका चतुर्वेदी, तुरंत सब लोगों का दुकान तैयार होता है, बस मोबाइल ऑन किया, बयान दिया और एएनआई को भेज दिया कि हमारा बयान चलवाओ सब जगह। उन्होंने कह दिया मैं 20 साल से आईफोन यूज कर रही हूं, अभी तक इस तरह का मैसेज नहीं आया। अच्छा, तो लोगों ने चुटकी ले ली, कहा कि भाई 2007 में एप्पल ने फोन को लॉन्च किया, तुम 20 साल से कैसे इस्तेमाल कर रही हो? तो आप ये समझिए कि किस तरीके से जब आपके पास प्रधानमंत्री मोदी को घेरने के लिए कोई मुद्दे नहीं होते, तो इसी तरह की चीजें आप करते हो। बिल्कुल। अगली खबर में बात शराब घोटाले में ईडी के सबसे बड़े एक्शन की, जिससे आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। आखिरकार ईडी ने शराब घोटाले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को बुला ही लिया। 2 नवंबर को केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी का समन मिलते ही आम आदमी पार्टी में भगदड़ मच गई है। एक एक कर नेता कैमरे के सामने आकर अपना रोना रो रहे हैं। तो वहीं आतिशी मारलेना का कहना है कि 2 नवंबर को ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। आखिरकार केजरीवाल का नंबर आ ही गया, क्या 2 नवंबर को होगी गिरफ्तारी? भाई आतिशी मारलेना के मुंह में घी शक्कर है, ये अंतर्यामी लोग हैं। केजरीवाल अंतर्यामी नंबर 1, भाई सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार हो गए। फिर कहा मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, वो भी हो गया। फिर कहा भाई संजय सिंह को भी गिरफ्तार करेगा, गिरफ्तार करेगा, वो भी हो गया। अब बाकी सब लोग तो चले गए, अब तो नंबर आ गया आपके सुप्रीमो का है। तो बोल रहे हैं सारे लोग कि भाई 2 तारीख को केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। हो ही जाएगा, क्यों? क्योंकि इन सब केसेस में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मालूम है कि हम लोगों ने चोरी की है, आज न कल तो पकड़ा जाना ही है। और यह कार्रवाई क्यों हुई है? अचानक से नहीं हुई है। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा एक जजमेंट दिया मनीष सिसोदिया के बेल को रिजेक्ट करते हुए। क्या कहा गया? कहा गया साफ कि
केजरीवाल की जो पार्टी है उसने 338 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। अब इसका मास्टरमाइंड तो पकड़ा जाना जरूरी है। आम आदमी पार्टी या आम आदमी पार्टी की सरकार, चाहे पंजाब में हो या दिल्ली में हो, बिना अरविंद केजरीवाल की सहमति, बिना उसकी हिस्सेदारी के यहां पत्ता भी नहीं हिलता। तो इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो इसका रोल है तो गिरफ्तार भी होंगे। जी, तो केजरीवाल का जेल जाना तय बताया जा रहा है, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। शराब घोटाले को लेकर ईडी ने अब पंजाब में भी दस्तक दे दी है। मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर पर सुबह करीब 8 बजे एक साथ ईडी की टीम ने दबिश दी। विधायक के कई ठिकानों पर ईडी ने रेड मारी, दस्तावेज खंगाले गए। अमृतसर, लुधियाना और मोहाली में शराब के कारोबारियों के घर पर भी ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ है दिल्ली शराब घोटाले का पंजाब कनेक्शन? पहले एक ऐड आया करता था कि लाइफ वो है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो अब जो है उसको बदल देना चाहिए। आम आदमी पार्टी है जहां शराब घोटाला है वहां। दरअसल अभी संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, तो वहां पे पूछताछ हुई, तो जज साहब ने ये पूछा था कि ये बताओ कि ये सिर्फ संजय सिंह के इन्वेस्टिगेशन में कुछ आपको कुछ और जानकारियां मिली है या नहीं मिली है। तो उस दौरान ईडी ने पहली बार कहा कि दिल्ली की शराब घोटाले का जो तार जो है वो चंडीगढ़ भी पहुंच गया है। उसी वक्त ये रेड फ्लैग चल गया था कि ईडी वाले अब ये पंजाब के अंदर भी कुछ कुछ कर रहे हैं। हुआ क्या है इस चीज को समझिए। बहुत सारे व्यापारियों से पैसे ले लिए इन लोगों ने, बहुत सारी चीजें हो गई इन लोगों के साथ। अब पॉलिसीज को वापस लेना पड़ा क्योंकि यहां पे भंडा फूट गया, तो कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करोगे। इस तरह की खबरें बहुत पहले से चल रही है। तो जो फॉर्मूला दिल्ली के अंदर में केजरीवाल ने अप्लाई किया और जो लोग थे उनको बाकायदा एडजस्ट करने के लिए केजरीवाल ने मान सरकार को भी, तो अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब वहां पे भी लोग पकड़े जाएंगे, तो अभी देखते जाइए क्या क्या होता रहेगा। अब बात आज की आखिरी खबर की। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर भड़की चिंगारी लगातार बढ़ती जा रही है। मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन कर रहे आंदोलनकारियों ने पुणे बेंगलुरु राजमार्ग को आज जाम कर दिया। गांव-गांव तक विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं खबरों की माने तो मराठा आरक्षण देने को तैयार हो गई है शिंदे सरकार। कल देर रात तक मुंबई में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की अलग अलग बैठकें हुई। मीटिंग में आरक्षण को लेकर एक कमेटी बनाने पर फैसला हुआ है। मतलब मराठा कोटे को लेकर जल्द कुछ बड़ा फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है। क्या कुछ तैयारी कर रही है शिंदे सरकार मराठा कोटे को लेकर? देखिए, वहां पे जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसके तहत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार मराठा रिजर्वेशन को डिनाई नहीं कर सकती। ये मांग बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन जो हिंसा भड़की है वो जायज नहीं है। भाई, लोग एनसीपी के दफ्तरों को आग लगा दे रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आग लगा दे रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं, डेमोक्रेसी के अंदर प्रोटेस्ट करना, अपनी मांग को रखना, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन उसको हिंसा में तब्दील कर देना ये बिल्कुल उचित नहीं है। और ये जो मराठा रिजर्वेशन के नाम पे महाराष्ट्र जिस तरह से जल रहा है, जो आप देख रहे हैं, ये तो अभी पूरे देश में होना है। बात बुरी लगेगी बहुत लोगों को, लेकिन ये जो कास्ट सेंसस वाले सब हैं, यही तो करना चाह रहे हैं, यही करना चाह रहे हैं ये लोग। फिर मालूम चलेगा बिहार में फला फला जाति सामने आएगी, यूपी में कुछ और आएगा, राजस्थान में कोई और आएंगे, हरियाणा में कुछ लोग और आएंगे, यूपी में कुछ जातियां खड़ी होगी, सब कहेंगे भाई हमको भी रिजर्वेशन चाहिए। कितना चाहिए? तो ये जात सेंसस करवाओ, इतना हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये क्या इस देश के अंदर में एक बार ये फैसला ले लिया ही जाए कि भाई कोई भी रिक्रूटमेंट हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी इंजीनियर का एग्जाम हो, जिस जिस जातियों की जितनी जितनी संख्या है बस उसके लोग जो है उतनी उतनी संख्या में जाएंगे। कोई मेरिट नहीं, सबको उठा करके ताक पे रख दो। लेकिन फिर मैं एक बात जरूर कहूंगा, फिर इलाज भी वैसे ही करवाना।
फिर पुल भी उसी तरीके से बनवाना। इस देश को जाति के नाम पे इस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाएगा। और यहां पे कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस तरह की चीजों को बकायदा आगे बढ़ा रहे हैं। मराठा रिजर्वेशन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हो, सारी पार्टियां कह रही कि भाई हम देंगे देंगे देंगे, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। अब ये मामला हिंसक हो रहा है, तो अब देखिए कमेटी बनाई जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाएगा, फिर वहां से डिनायल होगा। कई सारे जो उसमें जो है इफ एंड बट्स हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि आप अपनी मांगों को मांग तो सकते हैं, हिंसा नहीं भड़का सकते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।